नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर आज हम लोग 23 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इससे किसको सम्मानित किया गया है, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। तो ये सम्मानित किया गया है मोहनलाल को। फोटो में दिख रहे हैं आपको, एक केरल के एक्टर है मोहनलाल, ठीक है। इनको दिया गया है इस बार का, मतलब ये 2023 का है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि 2025 में इसको दिया जाएगा। तो इनके बारे में बात करेंगे मोहनलाल जी के। तो हाल ही में मलयालम के सुपरस्टार, मलयालम कहाँ है, केरल का है, ठीक है। यहाँ के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2023 में 55 नंबर का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इसको देता कौन है, तो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देते हैं। अच्छा, यह घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में की गई है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी पुरस्कार समारोह को प्रदान किया जाएगा यहाँ पर 71 नंबर के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होंगे वहां पर इसको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, बात करेंगे इनको मोहनलाल की। तो इनको 2001 में पद्मश्री दिया गया था और 2019 में पद्म भूषण भी दिया गया है। थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में भारत सरकार द्वारा स्थापित यह भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कौन, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नामकरण की बात करेंगे तो इस पुरस्कार का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं धुंडीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। इन्हीं के नाम रखा गया है। क्यों इनके नाम पर, तो भारतीय सिनेमा के ये जनक माने जाते हैं। सबसे पहले जो मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उसको इन्होंने ही बनाया था। पुरस्कार में क्या मिलता है, तो एक स्वर्ण पदक, इसमें स्वर्ण कमल मिलता है जो कि पदक होता है, और एक शॉल और एक 10 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं इसमें। अच्छा, कौन प्रदान करता है, यह पुरस्कार जो वर्तमान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की मतलब प्रोवाइड किया जाता है उसी के साथ में दिया जाता है। तो अभी हाल ही में 23 तारीख को नेशनल अवार्ड भी दिए गए हैं फिल्म की कैटेगरी में, 71 नंबर वाले, ठीक है। इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, पहले विजेता इसके कौन थे, तो 1969 में पहली बार यह पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। 1969 में पहली बार देविका रानी जी को दिया जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबी वाली फीचर फिल्म, जिसका क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र, इसका निर्देशन किया था, इन्होंने बनाया था इसको, ठीक है। ये मूवी थी आपकी, इसीलिए इनको क्या जाना जाता है, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। और ये भारतीय सिनेमा के जनक भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है, मतलब भारत की तरफ से कौन सी फिल्म गई है ऑस्कर 2026 के लिए, तो होम बाउंड मूवी गई है, ठीक है। ईशान खट्टर की ये मूवी है होम बाउंड, इसको ध्यान रखिए आप। तो इस फिल्म की बात करेंगे तो होम बाउंड मूवी को 98 नंबर का अकादमी पुरस्कार कह लें या फिर ऑस्कर पुरस्कार कह लें, दोनों की बात है, ठीक है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है होम बाउंड मूवी, इसको ध्यान रखें। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन रहे हैं, तो नीरज झवान। कौन रहे हैं, नीरज झवान। कलाकारों की बात करेंगे, ईशान खट्टर है इसमें, विशाल जेठवा हैं और जानवी कपूर हैं, इसको ध्यान रखें। निर्माता तो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तहत इस फिल्म का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पहचानों की बात करेंगे तो कुछ अवार्ड इस मूवी को मिल चुके हैं। तो यह फिल्म पहले ही 2025 कान फिल्म महोत्सव में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन ले चुकी है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पीपुल्स चॉइस अवार्ड में दूसरा विजेता स्थान उप विजेता हासिल करने वाला ये मूवी बन चुका है, इसको ध्यान रखें। आजकल की बात आई है तो लगे हाथ इसको रिवाइज कर लेते हैं कि 2025 वाला, ठीक है, किस किस को मिला था। अच्छा, 2026 वाला कब मिलेगा, तो ये अगले साल मिलेगा, 2026 में मार्च महीने में इसको दिया जाता है। तो बाकी फिलहाल 2025 वाला बात करते हैं। यह 97 नंबर का था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, तो अनोरा मूवी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस की बात करेंगे तो माइकी मेडिसन को मिला था अनोरा मूवी के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला था द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे तो सीन बेकर को मिला था अनोरा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात करेंगे तो जो सल्दाना को मिला था एमिलिया पेरेज मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करेंगे किरण कल्किन को मिला था ए रियल पेन के लिए। और भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री किस मूवी को मिली थी 2025 में, तो लापता लेडीज को मिली थी, इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीता था, तो अनोरा मूवी ने ही जीता था, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने ग्रीस की नौसेना के साथ अपना पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां पर आयोजित किया है, तो भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया है। तो यह भारत और ग्रीस के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था, इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, अभी हाल ही में 2025 में ही जुलाई महीने में, ठीक है, पासेक्स जो अभ्यास किया था भारत ने इनके साथ ग्रीस के साथ, वो भी किया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से INS त्रिकंद ने भाग लिया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यास 2 चरणों में हुआ है, हार्बर चरण पोर्ट वाला हुआ था और एक समुद्री चरण है। जुलाई 2025 में दोनों सेनाओं के बीच मुंबई के तट पर अरब सागर में एक पासेस अभ्यास हुआ था, इसको भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें भारत की तरफ से INS तर्कस और ग्रीस का HS पसारा इसमें शामिल था। बाकी ग्रीस का जिक्र आया है तो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं, इसको इरेज कर देता हूं मैं यहाँ पर, और ये बना दिया बॉक्स, ये हो गया बॉक्स, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा देखते हैं ग्रीस के बारे में। तो राजधानी की बात करेंगे इसके, ग्रीस की राजधानी ये क्या होती है, तो एथेंस। राजधानी क्या हो जाएगी इसकी, एथेंस इसकी राजधानी है। मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है, तो मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करेंगे सबसे ऊंची पर्वत चोटी की, यहाँ पर पर्वत चोटी की बात करेंगे हम लोग सबसे ऊंचा वाला, तो वो कौन हो जाएगा, तो माउंट ओलंपस। कौन हो जाएगा, माउंट ओलंपस हो जाएगा, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। बाकी जब सबसे पहले गेम हुए थे, कौन से गेम, तो ओलंपिक गेम। सबसे पहले जो ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक सबसे पहले वो यहीं पर एथेंस में खेला गया था, कब, तो 1896 में। कहां पर, एथेंस में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रीस से संबंधित बातें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन में हुए विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 25 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, तो इसको रचा है ऐसा इतिहास आनंद कुमार बेल कुमार ने। आनंद कुमार बेल कुमार ने, फोटो में आपको दिख रहे हैं आनंद कुमार बेल कुमार। तो अभी हाल ही में चीन में संपन्न हुए विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में भारत के आनंद कुमार बेल कुमार ने 42 किलोमीटर मैराथन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मतलब 42 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, 42 किलोमीटर, उसमें ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन बन गए हैं, पहले भारतीय बन गए हैं इस 42 किलोमीटर वाले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले, स्वर्ण पदक जीतने वाले, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आयोजन कहां पर हुआ चाइना के, तो बेईदाई में हुआ है, बेईदाई में, चाइना के बेईदाई में हुआ है, इसको ध्यान रखें। यहाँ पर इन्होंने आनंद कुमार बेल कुमार की बात करेंगे तो पुरुषों की 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। 1000 मीटर स्प्रिंट में भी इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और 500 मीटर स्प्रिंट में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक, इसको आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। टोटल इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। कितने मेडल, 3। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहले विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण यानी प्राइवेट संयंत्र का शुभारंभ किया है, तो ऐसा हुआ कहां पर, तो मोरक्को में। तो यह अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत के रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। अच्छा, उद्घाटन कौन करते हैं इसका, तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा मोरक्को की यह पहली यात्रा है, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। संयंत्र का नाम क्या रखा गया है, तो टाटा एडवांस सिस्टम मैरोक, ठीक है, ये इसका नाम रखा गया है। स्थान कहां पर, तो मोरक्को के बर्रेचिद में इसका स्थापना हुआ है। उत्पादन की बात करेंगे तो यह संयंत्र व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म को विकसित करने वाली है, इसको आपको ध्यान रखना है। मोरक्को की बात आई है तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, मोरक्को के बारे में। तो मोरक्को की अगर जिक्र करें हम लोग,
तो मोरक्को की बात करेंगे तो राजधानी पहली बात इसकी क्या हो जाएगी, मोरक्को की राजधानी की बात करेंगे तो रबात। यहाँ की राजधानी क्या होती है, रबात यहाँ की राजधानी होती है। मुद्रा की बात करेंगे यहाँ पर तो यहाँ की मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। क्या चलता है, मोरक्कन दिरहम चलता है। सबसे बड़े शहर की बात करेंगे कासाब्लांका हो जाएगा यहाँ पर। बाकी हम लोग अगर बात करें यहाँ की प्रमुख पर्वत की बात करेंगे तो एटलस पर्वत श्रृंखला आपको यहीं देखने को मिलेगी। एटलस पर्वत, ठीक है, श्रृंखला आपको यहीं देखने को मिलेगी। और अगर पूछे इसका हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, इस पर्वत का हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, माउंट टोबोकुल, माउंट जेबल टोकोबुल हो जाएगा। ठीक है, माउंट टोबोकुल, ये इसका हाईएस्ट पीक हो जाएगा। और अगर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ से कौन यात्री भारत में आए थे, तो इब्न बतूता। कौन आए थे, इब्न बतूता यहाँ पर आए थे। ठीक है, गाना ही बना है इब्न बतूता बगल में जूता। ठीक है, तो ये आए थे। कब आए थे ये, मतलब ये किसके दरबार में अगर आए थे ये पूछ लिया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के, किसके दरबार में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और इनकी एक बड़ी फेमस बुक है जो कि एग्जाम में पूछता है कि इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या था, तो रेहला। क्या नाम था इनकी बुक का, क्या नाम था, रेहला इनकी बुक का नाम था। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे इब्न बतूता। कहाँ से आए थे, तो मोरक्को से आए थे। और रेहला नामक इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस कंपनी को एमएसएमई उद्यमियों को तेज भुगतान की सुविधा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है, तो ऐसा काम करने वाला फोन पे। तो कौन सी कंपनी ये काम करने वाली है, कहने का मतलब छोटे मोटे जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, एमएसएमई वाले, ठीक है, उनको ये फास्ट गेटवे प्रोवाइड करेगा पेमेंट करने के लिए। कौन, तो फोन पे इसके साथ टाई अप हुआ है। तो कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, फोन पे। लाइसेंस किसने दिया है ये काम करने के लिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने। लक्ष्य क्या रहने वाला है, तो इस मंजूरी का उद्देश्य ऑनलाइन व्यापारियों, विशेषकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है, एमएसएमई वाले को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ना, मतलब ताकि उनका फास्ट हो पाए, ठीक है, पेमेंट करना। फोन पे की भूमिका की बात करेंगे तो एक पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में फोन पे ग्राहकों से व्यापारियों तक भुगतान को सुविधाजनक बनाएगा। यह व्यापारियों को बिना किसी जटिल तकनीकी सेटअप के डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में मदद करेगा, मतलब इजी इंटरफेस बनाने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 25 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं प्रवीण रंजन। कौन बने हैं, प्रवीण रंजन बने हैं। तो हाल ही में आईपीएस अधिकारी प्रवीण रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने 30 सितंबर 25 को सेवानिवृत्त हुए राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लेंगे। मतलब इसके पहले कौन थे, तो राजविंदर सिंह भट्टी थे। अच्छा, सीआईएसएफ की बात करेंगे हम लोग अगर, इसका स्थापना कब होता है, 10 मार्च 1969 को संसद के एक अधिनियम के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो गृह मंत्रालय के। कमेंट में छापिए वर्तमान में गृह मंत्रालय किसके पास है। आदर्श वाक्य की बात करेंगे इसके, तो संरक्षण और सुरक्षा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आदर्श वाक्य यानी मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी की T20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो अभी हाल ही में यह कारनामा किया किसने, तो वरुण चक्रवर्ती ने। आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो प्रदर्शन की बात करेंगे तो हाल ही में एशिया कप 2025 में यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ किफायती स्पेल डालने वाले जिसने उन्हें नंबर 1 पर पहुंचाया, किसको, तो वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती की बात चल रही है यहाँ पर। ये फोटो में आपको वरुण चक्रवर्ती दिख रहे हैं। अच्छा, अन्य भारतीय गेंदबाजों की बात करें जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है, तो अभी तक 2 लोग हैं। एक जसप्रीत बुमराह है, दूसरा रवि बिश्नोई है। जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे 2017 में T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने थे वो। रवि बिश्नोई की बात करेंगे तो दिसंबर अभी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में 9 विकेट लेने के बाद नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया थे। कौन, तो रवि बिश्नोई। ठीक है, बाकी इससे संबंधित और बातें करेंगे तो T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज रैंकिंग में अभिषेक शर्मा इसमें नंबर 1 पर है।
T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर है, और आईसीसी टीम रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत इसमें नंबर 1 पे बना हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है जो बीमा के क्षेत्र के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल बाजार है। इसका क्या नाम हो जाएगा? बीमा सुगम। क्या नाम है? बीमा सुगम। तो हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा सुगम पोर्टल को लॉन्च किया है। यह इसका काम क्या होने वाला है? तो बीमा के क्षेत्र में सभी हितधारकों, उपभोक्ताओं, बीमा कंपनियों, बिचौलियों और एजेंटों को एक मंच पर लाने वाला एक डिजिटल बाजार होने वाला है, और सारे बीमा इसमें एक ही जगह पर हो पाएंगे। ये भी इसकी खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हर सैनिक को ड्रोन का उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म ये पहल किस संगठन ने शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने। किसने स्टार्ट किया है? भारतीय सेना ने। तो हाल ही में भारतीय सेना ने ईगल इन द आर्म, क्या नाम हो जाएगा इसका? ईगल इन द आर्म, ठीक है, इस पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत हर सैनिक को ड्रोन का उपयोग करना सिखाया जाए। अच्छा, जैसे बंदूक चलाना सिखाया जाता है, जिस प्रकार क्या सिखाया जाता है? बंदूक चलाना सिखाया जाता है, तोप चलाना सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। उसी प्रकार हर सैनिक को अब क्या सिखाया जा रहा है? ड्रोन का उपयोग करना। इसका उद्देश्य सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करना है, जिसमें ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 25 में भारत किस स्थान पर रहा है और फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है? दोनों ही जवाब आप लोग छाप दीजिए कमेंट में। बाकी बताइए आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को, और ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।